क्या किया था बेटा लास्ट टाइम? न्यूमेरिकल किया था। कंसेप्ट क्या क्या किया था? कंसेप्ट में बेटा हमने लास्ट टाइम हमने किया था, एक तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक वर्ड में बताना हो किसी को फटाफट, क्या बताएंगे इसके बारे में बेटा? इसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, करता है पाथ पर डिपेंड। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बेटा कौन कौन सी फोर्स थी बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, और थी बेटा आपकी विस्कस फोर्स। इसके बाद कंसेप्ट हमने कौन सा किया था? काइनेटिक एनर्जी की थी बेटा। क्या थी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, और वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से बेटा? वी स्पीड। वी स्पीड से बेटा वो मूव कर रही है, इसका मास कितना बेटा? एम। तो इसके पास इस टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी? इस टाइम वी की स्पीड से मूव कर रही है, मास कितना बेटा? एम। तो बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी। ये हो गया। इसके बाद बेटा क्या किया था हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ बुक वाले क्या लिखते हैं? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क की रिलेशन हमने किस साथ की है इसमें? काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो कुछ बुक वाले लिखते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, कुछ सिंपल लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ लिखते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो क्या थी बेटा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस थी ना, इक्वल टू बेटा काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर ये वर्क डन ऑल फोर्सेस का है, चाहे फोर्सेस बेटा वो कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव। और लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चन भी किए हुए थे ना, उसमें हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला था भी यहाँ पर ऑल का मतलब क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने ली थी बेटा, और एयर रेजिस्टेंस भी लिया था, क्वेश्चन भी किया, तो समझ में आपको ये आया हो। आज के लेक्चर में एक बात देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या है आपके पास? हाफ एम वी का स्क्वायर। और बेटा अगर हम ये लिखें, ध्यान से देखना, ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई, नीचे भी एम से मल्टीप्लाई। हाफ ऊपर क्या बन गया बेटा? एम स्क्वायर। नीचे क्या आ गया बेटा? एम आ जाएगा। भाई मैंने ऊपर भी एम लिख दिया था, नीचे भी एम लिख दिया बेटा। ऊपर एम लिखा तो एम स्क्वायर बन गया, नीचे लिखा था बेटा बच गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये एम और वी क्या होता है? एम वी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी की मोमेंटम के साथ बेटा ये रिलेशन आ गई, ठीक है। ये है काइनेटिक एनर्जी की मास के साथ रिलेशन या वेलोसिटी के साथ। अब एक क्वेश्चन आता है यहां से, थोड़ा सा दिमाग में कोई बच्चा सोचेगा, इस हिसाब से देखें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस हिसाब से मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस हिसाब से मास के। जब फॉर्मूला में ऐसी गड़बड़ दिखे ना, थोड़ा सा ध्यान से, ये कब लगाना होता है और ये कब लगाना होता है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहे कि 2 गाड़ी हैं बेटा या 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का मास ज़्यादा है एक का कम है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं बेटा, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी? दोनों की वी क्या है?
सेम। दोनों की v क्या बेटा? सेम। अगर दोनों की v सेम है तो ये फॉर्मूला पकड़ो। अगर v सेम है दोनों की तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना बेटा। तो यानी कि इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी इसकी, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा 1 ग्रेटर देन होगी 2 से। इतना ठीक है। लेकिन अगर सेम कंडीशन दे दे आपको, कहेगा एक बड़ा ब्लॉक है और एक छुटकू सा ब्लॉक है, दोनों मूव कर रहे हैं, स्पीड क्या है हमें नहीं पता, बट दोनों का मोमेंटम क्या है बेटा? सेम है। दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। अब दोनों का मोमेंटम सेम है, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या इसकी? नीचे वाला लगाओगे क्योंकि P दोनों केस में सेम। अगर P सेम है, जिसका मास नीचे ज़्यादा आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा ये 1 मानोगे, ये 2 मानोगे, जिसका मास ज़्यादा कैपिटल M ज़्यादा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ पहले भी ठीक था, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा? कम आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना है कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। चलो जी मिटा दें इसको। अब टॉपिक आता है बेटा आपका पावर। पावर क्या है बेटा, बता सकते हो? पावर है आपका टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। अच्छा, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है जिसको आप लिख देते हो P इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा। अब देखो ना, आप गाड़ी किस किस ने चलाई हुई है? आपने चलाई हुई है, आपने बेटा, और किसी ने नहीं गाड़ी चलाई है? नहीं चलाई। अब मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, आपसे आगे मान लो ट्रक जा रहा है, दूसरी गाड़ी जा रही है, आपने उस गाड़ी को क्रॉस करना है, आप क्या करते हो? रेस देते हो। और रेस देते हो, कुछ गाड़ियाँ क्या होती हैं एकदम से, जैसे कि पिकअप ज़्यादा है, कुछ गाड़ियों की पिकअप ज़्यादा होती है, तो आपने रेस दी, थोड़े से टाइम में उसकी स्पीड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप आसानी से क्या कर लेते हो? क्रॉस कर लेते हो, ओवरटेक कर लेते हो। लेकिन किसी गाड़ी क्या होती है, अब आप ओवरटेक करने लगे, भाई अगला भी स्पीड में जा रहा है, आपने रेस दी, स्पीड बढ़ तो रही है बेटा, आराम आराम से बढ़ रही है, आप उसके पैरेलल चले जा रहे हो, आराम आराम से क्रॉस कर रहे हो, एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा, आगे से भी कोई आ रहा होगा। तो इन दोनों केसों में काम तो दोनों गाड़ियों ने किया, दोनों गाड़ियों के इंजन ने काम किया, लेकिन एक ने थोड़े टाइम में कर लिया, एक ने टाइम ज़्यादा लिया। तो इसी से हम कहते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन कैसा है ना, कितने HP का है, हॉर्स पावर कितनी है। जिस गाड़ी का इंजन क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी पिकअप ज़्यादा हो। मास नहीं देख रहा मैं, स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा HP का होगा या हॉर्स पावर का ज़्यादा का होगा तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, जिसका कम होगा। अच्छा, इस केस में मास भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ने में, तो वो गाड़ी को हल्की बना देते हैं, स्विफ्ट वाले हो गए जैसे, ठीक है ना, तो वो काम आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि काम तो हो रहा है, लेकिन साथ में टाइम का देखना भी जरूरी है। जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर देता है, पावर ज़्यादा है। मान लो आज कल आप यंग हो तो बेटा सीढ़ी के ऊपर चढ़ना हो तो फटाफट चढ़कर नीचे आ जाते हो, तो काम तो आपने किया थोड़े टाइम में, आपकी पावर ज़्यादा है। एक बेटा बुजुर्ग जा रहा है कोई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, तो बेटा वो भी टाइम क्या लिया बेटा, बहुत ज़्यादा। अगर टाइम ज़्यादा लिया बेटा, उसकी पावर क्या है, कम। तो पावर को देखना है तो वर्क डन तो ठीक है, साथ में टाइम भी देखना पड़ेगा। वर्क डन टाइम,
ये होती है बेटा आपकी एवरेज पावर। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस का चक्कर तो हम कब से खेलते आ रहे हैं ना। एवरेज वेलोसिटी पड़ी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पड़ी, एवरेज स्पीड पड़ी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पड़ी, एवरेज एक्सेलरेशन पड़ा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पड़ा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पड़ी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पड़ी। फ़र्क कहाँ आता है बेटा, कोई बता सकता है इंस्टेंटेनियस में और जब बेटा हम इस टाइम को क्या कर दें, बिल्कुल कम कर दें, जीरो के पास लेकर चले जाएं, तो ये चीज़ क्या बन जाती है आपकी dw बाय डेरिवेटिव बन जाता है। तो P सिंपल आ जाएगा dw बाय dt। ये पावर आई बेटा आपकी। दो फॉर्मूले हैं, एवरेज और इंस्टेंट। ठीक है बेटा, ओके। ये तो कई बार करते आ रहे हैं ना बेटा। पावर है क्या? पावर की सबसे पहले यूनिट देखो बेटा, पावर स्केलर है कि वेक्टर है? बेटा पावर के बारे में पहला पॉइंट बेटा ये स्केलर है। पहले चैप्टर को याद करो, दूसरे को वेक्टर और स्केलर के एग्जांपल बेटा काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे हैं आपके पास। तो ये स्केलर है, जब स्केलर आ जाए तो खुश हो जाया करो, क्यों? ऐड करने में कोई झंझट नहीं है, सिंपल ऐड हो जाती है स्केलर चीज़ें। वेक्टर में डायरेक्शन देखनी पड़ती है। अच्छा स्केलर आ गई बेटा, कोई भी नई चीज़ आती है ना, 3-4 चीज़ें पक्की पता होनी चाहिए। स्केलर है कि वेक्टर है? अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या है, उसकी यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये बातें तो बेटा सारे की पता होनी चाहिए। तो बेटा इसकी यूनिट क्या बनेगी? वर्क डन की क्या होती है बेटा? जूल, और नीचे क्या है? टाइम, तो जूल पर और जूल पर सेकंड को बेटा क्या बोल देते हो? वाट। कितने वाट का बल्ब है? ठीक है बेटा, चलो अब इसके बारे में इसके डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या आएगा? अब देखो एनर्जी का लिखा था बेटा कल, एनर्जी का क्या आता है? mL2T-2, यही आया था या कुछ और था? यही था। साथ में टाइम का बेटा T की पावर -1 बेटा एक और आ गया, पुराने कर्मों का फल बेटा। तो ये बन गया इसका mL2 और T की पावर -। कसम से बेटा इनको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या याद रखना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूले से फटाफट यूनिट लिखोगे, यूनिट से फटाफट है कुछ बेसिक याद रख लेना। ये आ गया बेटा इतना। चलो अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को दोबारा से देखते हैं। P = dw बाय dt, वर्क डन। ठीक है, चलो जी, ओके। P = वर्क डन बेटा क्या होता है? F × ds। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? ये dw क्या है? छोटा सा वर्क डन है ना। स्मॉल वर्क डन हो जाएगा F × किसी को यहाँ पर दिक्कत हो बेटा, क्योंकि वर्क डन कैसे लिखते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आएगी। कहीं कहीं बच्चे के फोर्स को भी सर स्मॉल कर दो, इसको धकेलना है बेटा, एक बार तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा ना, आगे कितनी दूर ले जाना बेटा वो बात अलग है। अब मुझे बताओ भाई ds/dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है ना बेटा, ये वाली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? v। भाई ये पावर का फॉर्मूला शायद किसी ने ना देखा हो पहले। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये मैंने क्या कर दिया, फोर्स और वेलोसिटी आएगी यहाँ पर, फोर्स और वेलोसिटी का
डॉट प्रोडक्ट। ये वेलोसिटी कैसी है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी एस बाई डी टी आया। मान लो गाड़ी का इंजन किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी फोर्स लगा रहा है और उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो बेटा v क्या है आपकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई। और ये फॉर्मूला बेटा याद रख लें, जब मैंने न्यूमेरिकल बनाना होगा तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, फोर्स क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 5k, और उस टाइम पर बेटा वेलोसिटी कितनी है? मान लो -i प्लस 3j प्लस 5। निकालना बेटा, पावर पूछी उसने, पावर कितनी आएगी? पावर, वो शक्तिमान आया करता था हमारे टाइम में, उसमें एक विलन का कैरेक्टर था, वो बोलता था पावर, ठीक है ना। तो ये बेटा पावर कैसे निकालोगे? कोई नया काम करना है क्या? डॉट प्रोडक्ट करनी है ना। पावर बेटा दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, -4 प्लस 9 प्लस 25। क्या कर सकते हो ये काम बेटा? तो कर लो बेटा आंसर। ये पावर के ऊपर वेक्टर ये बस पाप हो जाता है, ठीक। ये हो गया। हाँ जी बेटा, सिंपल है ना, डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल कर सकते हो। कितना आंसर आया बेटा? हाँ जी कितना है बेटा? $32 आया। अच्छा ये 1 लिखा हुआ मैंने, यूनिट क्या लिखोगे बेटा? कहीं पर बेटा डाउट हो तो मुझे बता दिया करो। आपके डाउट ना हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्यों? आने वाले बच्चों के लिए पता चल जाता है ये डाउट भी हो सकता है यार। मैं 12th क्लास में क्वेश्चन करवाया था बच्चों को, और पिछले बच्चों से ऑब्जर्व किया भी ये गलती बच्चे करते हैं। मैंने उनको कहा भी ये गलती बच्चे करते हैं तो आप बच के रहना। वो हंस रहे थे आपस में कि ये गलती को कैसे कर सकता है। फिर मैंने टेस्ट लिया, सेम गलती बेटा उन्होंने भी की। जल्दबाजी में कई बार ध्यान नहीं रहता, हाँ आदमी कर देता है। फिर मुझे बता रहे थे सर हम हंस रहे थे भी, ऐसी गलती कौन करता है, ठीक है ना। और फिर बेटा खुद ही कर रहे थे। यहाँ तक हो गया बेटा, ठीक है। अब ना इसकी यूनिट की बात करते हैं। एक और यूनिट है बेटा, हॉर्स पावर, ठीक है ना। यानी कि क्या बोलते हैं इसे? HP। तो 1 HP किसके इक्वल होता है बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन करो बेटा, किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? 1 HP में बेटा इतने वाट होते हैं, किलोवाट कितने होंगे? 1 HP में किलोवाट कितने होंगे? तो बेटा इसको किससे डिवाइड कर दो? 1000 से। ये बन जाएंगे बेटा किलोवाट। अब देखो ध्यान से, कई बार ना रियल लाइफ में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ज़्यादा करके जो खेतों वाले लोग होते हैं हमारे, वो कैसे, हमारे में मोटर डली होती है 20 की डली हुई है, 20 की डली हुई है या 25 की डली हुई है, और ट्रांसफार्मर भी होता है 25 का, 20 का, 30 का। यूनिट का तो बेटा चक्कर ही नहीं होता ना। जिम्मेदार परिवार में यूनिट कौन देखता है बेटा? अब दिक्कत क्या आती है, उनके मन में ये बैठा होता है कि 25 का ट्रांसफार्मर है और 25 की मोटर ही चला सकता है, वो ये नंबर देखते हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर की बेटा यूनिट क्या होती है? किलोवाट। मोटर बेटा होती है हॉर्स पावर में, HP में। HP में होती है मोटर पावर, हॉर्स पावर। वो तो कितने RPM है वो बात अलग होती है। RPM तो
रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, आरपीएम। एचपी में होती है 25 एचपी, 20 एचपी। क्या 25 किलोवाट इक्वल टू 25 एचपी होगा? निकालना फिर बेटा। 25 एचपी में कितने किलोवाट बनेंगे, ये आपके लिए काम है। 25 एचपी में बेटा ये रिलेशन है, 1 एचपी में बेटा इतना होता है, तो देखो बेटा कितना आएगा। मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 22 के आसपास कुछ ऐसा आएगा। 1 एचपी में बेटा इतने होते हैं, तो एचपी की जगह बेटा ये रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप कितने हैं बेटा, 18.6। पच्चीस एचपी की मोटर बेटा 18.6 किलोवाट, मतलब अगर आप 25 के ट्रांसफार्मर 25 की मोटर आराम से चला सकते हो, 30 की भी चला सकते हो, ठीक है ना, बट वो थोड़ा सा हो जाता है, चल जाएगी। अच्छा ये हो गया बेटा। अब देखो पावर की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, पावर की ऐसा यूनिट वॉट, और रियल लाइफ में कौन सी यूज करते हैं बेटा ज़्यादातर, एचपी, हॉर्स पावर। ठीक है जी, आ जाओ फिर, ये हो गया। तो बेटा फिजिक्स की ना प्यारी सी बात ये है कि थोड़ा सा सीख लो, वो रिपीट मोड पे चलने लग जाता है। कैसे? जब डेरिवेटिव दिखे तो क्या दिखता है, स्लोप। तो क्या बेटा ये एक टॉपिक बन सकता है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। बेटा जब भी किसी ग्राफ का स्लोप पूछा हो ना, जैसे वर्क और टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ लिया, आपने बेटा पहले क्या लेना है, वर्क, और फिर क्या लेना बेटा आपने, टाइम। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता, लेकिन याद रहे अगर इस ग्राफ का बेटा स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है बेटा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी तो बेटा पावर आ जाती है ना, तो ये स्लोप किसके इक्वल आ गया बेटा, पावर। ये स्लोप किसके इक्वल आ गया, पावर। अब देखो मैं 3-4 चीजें आपको वैसे बता देता हूं, तो खुद ट्राई करना, ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दूं आपको, और पेपर में बेटा पूछूं इसका स्लोप, आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। बेटा इसका कर दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बता देगा, डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। कहानी खत्म। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो डी एक्स बाई डी टी बेटा वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो एक टॉपिक न्यूमेरिकल पकड़ो तो स्लोप वाले सबके से। अब एरिया अंडर द कर्व किए थे न्यूमेरिकल, पिछले टॉपिक में एरिया अंडर द कर्व न्यूमेरिकल किए थे, यहां पर भी बनेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पावर और टाइम ग्राफ का बेटा हम एरिया निकालते हैं, पावर और टाइम ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ। निरा मैथ है बेटा, निरा मैथ, ओनली मैथ, न्यूमेरिकलों में ज़्यादातर। एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, तो बेटा क्या पावर का ये फॉर्मूला आपको याद है, याद है ना बेटा, क्या इसको इधर ला सकते हो, ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बोथ साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो बेटा, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा ना बेटा। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, मान लो कि एक बड़ा ग्राफ दे दिया आपको, इधर पावर है और इधर
जब किसी ग्राफ का बेटा आपने एरिया निकालना हो ना, मान लो ये ग्राफ है पावर और टाइम, आपने बेटा एरिया निकालना है, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हमेशा होता है इंटीग्रेशन किसका, इसका। स्लोप क्या होता है बेटा, इसका डेरिवेटिव। एरिया क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट। बाकी बेटा पुरानी बातें कहाँ से कहाँ जा रहे हो बेटा, वो न्यूमेरिकलों में पता चल जाता है भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन सेम बनेंगे जैसे पहले करके आए, पहले करके आए हैं ना बेटा, इसी चैप्टर में किया हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता था, वर्क डन। क्वेश्चन भी किए थे बेटा, सेम इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बेटा ये आपको मिल जाएगा जो एरिया, बेटा ये आपको मिल जाएगा पावर और टाइम, ये मिल जाएगा बेटा आपको वर्क। इतना ठीक है, हाँ जी बेटा, यहाँ तक ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है क्या बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी। कई बार शायद आपने वर्ड सुना हो, कोई किसी को बोलता है यार तेरे अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, ठीक है ना, क्षमता कुछ कर दिखाने की बहुत पोटेंशियल है। तो फिजिक्स में पोटेंशियल का जो यूज़ करते हैं ना, ऐसे करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है बट शायद आपको नहीं पता। कहते हैं तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको नहीं पता होगा तभी तो बता रहे हैं मुझसे। या आपने हल्क वाली मूवी देखी थी बेटा, वो देखते हैं मार्वल की मूवी हल्क, बेटा हल्क नहीं देखी, हल्क वाली देखी है जिसने, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके दो करैक्टर बने होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो बन जाते हैं। एक तब जब उसको गुस्सा आता तो बहुत ही बड़ी शेप का हो जाता है, शांत हो तो साइज नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे जैसे बेटा फिल्म में आगे चलती गई, पहले तो दो करैक्टर क्या थे, बिल्कुल अलग थे। वो दो करैक्टर क्या थे बेटा, बिल्कुल अलग थे। अब धीरे धीरे फिल्मों में आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, वो एक दूसरे के साथ बात करने लग गए, दोनों करैक्टर अंदर ही अंदर बात करने लग गए। अब मान लो ज़रूरत है कहीं, अब आगे बेटा मारपीट करनी है, वो कह रहा बड़े वाले को भी तू आ जा, वो कह रहा मेरा मूड नहीं, ठीक है ना, ऐसा सीन चलता है। वो फिर बेटा कूद जाता है, एरोप्लेन में तो कूद जाता है। अब वो मरने की कगार पे आ गया। अब जो अंदर होता है फिर जाग जाता है, जो उसके अंदर जो पोटेंशियल थी वो बाहर आ जाती है, जो एनर्जी स्टोर थी उसके अंदर, जो काबू की हुई थी, मान लो ऐसा कुछ होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसी होती है। तो सबसे पहले लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ये क्या है आपकी स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी अच्छा, इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, अभी स्टोर एनर्जी बेटा किस किस की वजह से आती है, अभी देखेंगे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या सकते हैं,
द एनर्जी possessed by a system due to position and its ये देखो बेटा ध्यान से, द एनर्जी possessed by a system due to its, बेटा मैं लेक्चर ले रहा हूँ, टाइम नहीं है बेटा फिलहाल, बाद में। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या है? द एनर्जी possessed by a system due to position and its configuration। अब यहाँ से देखो, अब मान लो बेटा आपके पास ये बॉल है, ठीक है ना। अगर मैं इस बॉल को ग्राउंड से किसी हाइट पर लेकर आ गया मान लो, ठीक है ना, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर कुछ एनर्जी है। कैसे पता चलेगा? इसको छोड़ोगे तो बेटा पता चलेगा। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यानी कि इसकी हाइट की वजह से इसके पास कुछ एनर्जी है, पहला केस ये पोजीशन की वजह से। दूसरा बेटा, अगर मैं एक छोटा सा स्प्रिंग लूँ बेटा, ठीक है ना, और इस स्प्रिंग को बेटा मैंने क्या किया? स्ट्रेच किया, इसका साइज चेंज हो गया ना। अब इसके अंदर क्या कोई एनर्जी है कि स्टोर? इसको छोड़ेंगे तो पता लगेगा, ठीक है ना, जोर से लगता है। इसके अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है। इसको छोड़ेंगे तो बेटा एकदम से आएगा। अच्छा, जैसे आपकी गन होती है ना, बच्चों वाली भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो अगर गन के अंदर ये स्प्रिंग होता है, ये जब लोडेड होती है तो ये स्ट्रेच्ड होता है, मान लो। हो सकता है किसी में कंप्रेस वाला हो सिस्टम, ये भी हो सकता है। बड़े वाला स्प्रिंग होता है, कंप्रेस हो जाता है, तो हो सकता है स्ट्रेच्ड हो सकता है कंप्रेस्ड। तो इसके उस फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। जैसे छोड़ोगे तो जो उसके अंदर बुलेट डाली है बेटा, उसको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वो कुछ ना कुछ कर देगी बेटा। एक ये सिस्टम है। अब आपको शायद वहम हो, शायद आपने अब तक यही पढ़ा हो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। शायद आपने यही पढ़ा हो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो अब इस जैसी स्प्रिंग है, एक जन आना बेटा एक बार, ठीक है ना, यहां पर कर ले। अब इसको थोड़ा सा खींचना, थोड़ा सा साइड हो जाओ। अब ये स्ट्रेच्ड है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अगर ये छोड़ेगा तो क्या होगा? ये अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा। बेटा छोड़ना एक बार, आया ना, ठीक है ना। और ज़्यादा होगा। मेरे घर में छोटा सा बेटा है बेटा, उसको मैंने करके दिखा दिया सुबह ना, वो 2.5 साल का है, मैंने उसको पकड़ा दिया, मैं खींच के उधर जाओ ना, टाइम पास करना था। अब उसकी कोई लिमिट नहीं थी खींचने की, वो इसको खींच के ऐसे ले जाता था, ऐसे कर देता था और छोड़ता था एकदम से, पूरे जोर से लगता था। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा। क्या ये पोजीशन की वजह से आ रही है? ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। किसी में साइज बड़ा होता है तो सिलेंड्रिकल ही ना यार, अब भी सिलेंड्रिकल है, शेप क्या है? सेम है, लेकिन साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन आपने रामायण देखी होगी ना, रामायण में क्या होता है? एक धनुष होता है जिसको वो बोलते हैं, और एक एरो होता है, तीर होता है। अब जैसे ही आप उसके अंदर डालकर खींचते हो बेटा, जो धनुष होता है वो भी थोड़ा सा बेंड होता है, और जो बेटा वो एरो सॉरी वो स्प्रिंग होता है या स्ट्रिंग होता है उसके अंदर, वो भी खींचता है। इस सिस्टम में क्या हुआ? शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी इसमें। अब क्या हुआ? स्ट्रिंग पहले स्ट्रेट था, अब इधर हो गया, थोड़ा सा शेप चेंज हो गई थी ना। और धनुष की भी बेटा थोड़ी सी वो बेंड हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। और कई बार दोनों इकट्ठे होते हैं, शेप भी चेंज होगी, साइज भी चेंज हो गया। उसके अंदर भी क्या स्टोर है? पोटेंशियल। और सबसे मेन जो चीज़ है, जो
ये भूचाल आते हैं ना, अर्थक्वेक बोलते हैं जिसे, वो किसकी वजह से आते हैं? अब पहले कहानियाँ चलती थी ना, हमने सुनी थी अपने टाइम में भी, एक बड़द है उसने धरती को अपने सिर पर उठाया हुआ है, तो जब एक सींग से दूसरे सींग पर शिफ्ट करता है तो ऐसा होता है। ये कहानियाँ हमने सुनी हुई थी, ऐसी पता नहीं कई कहानियाँ थी। असल में जो अब तक साइंटिफिक रीजन बेटा जो आया, ठीक है ना, वो क्या है कि जो अर्थ का हमारे का सरफेस होता है ना, जो आउटर लेयर होती है, जो सॉलिड होती है, ये सॉलिड लेयर वन पीस नहीं होती। जैसे आप बर्फ़ी खाते हो ना, दो तरह की बर्फ़ी आती है, एक बर्फ़ी ऐसी जो बिल्कुल सही है, और एक कौन सी होती है जिसको आपने गलत साइड से अगर खाने लगे सारी की सारी बेटा वो बिखर जाती है। क्या होती है? काजू पिस्ता क्या होती है? वो थोड़ी सी लेयर बनी होती है उसमें छोटी छोटी, क्या होती है वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब वो ऐसी है उसके अंदर ना, मान लो इस साइड की अगर उसकी शेप बनी है ना, आप इससे खाओगे थोड़ी सी टूट कर आती रहती है, आपने इधर से खाना स्टार्ट कर दिया ना, ये सारी की सारी ऐसे बिखर जाती है, मान लो वो खाई जाएगी नहीं, ठीक है ना। वो बर्फ़ी मान लो आपकी उसमें क्रैक हैं, छोटे छोटे क्रैक हैं, गलत साइड से पकड़ लिया तो गई, और एक बर्फ़ी होती नॉर्मल, जितने से मर्जी खा लो, कोई दिक्कत वाली बात। तो जो ये शेप होती है ना, ये भी क्रैक टाइप होती है कुछ, ये नहीं कि जैसे ये दीवार है बिल्कुल ठीक है सलामत, ऐसे ना, क्रैक होते हैं हल्के हल्के, और वो क्रैक होते हैं उसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्ट। जो क्रस्ट होती है ना, ये क्रस्ट होती है, ठीक है ना, इस क्रस्ट के अंदर बेटा क्रैक होते हैं, और उसको बोलते हैं बेटा फॉल्ट लाइंस। अब बेटा जो ये लाइन कह लो या क्रैक कह लो, ये जो आपस में जो भी होते हैं ना, ये स्ट्रेच्ड होते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है, और जब ये रीएडजस्ट होते हैं ना थोड़े बहुत, उसकी वजह से क्या हो जाती है, थोड़े बहुत अर्थक्वेक आ जाता है। ये रीजन है साइंटिफिक। तो कोई पूछ ले क्वेश्चन में, अर्थक्वेक क्यों आते हैं? ड्यू टू और इन फोर्स लाइन में बेटा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, और एनर्जी स्टोर है बेटा वो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हिलजुल हो जाती है, ठीक है ना। ये आप नोट कर सकते हो। ये हो गया बेटा इतना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक स्टोर्ड एनर्जी। और सबसे हैरान करने वाली बात बेटा अब आपको बताते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना, ये फिजिक्स में अच्छे से डिफाइंड ही नहीं। क्या डिफाइन है फिर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये डिफाइन होता है। आपको ना एक बहुत बड़ा वहम होता है कि अर्थ के ग्राउंड पर, मैं आपसे पूछूं बेटा इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर मैं इसको यहां नीचे रख देता हूं, आप कहते हो 0 है। मैं कह रहा हूं सोचो नीचे बेसमेंट बनी हुई है, यहां पर रखी हुई है, और यहां पर एक होल भी है छोटा सा, उसके ऊपर कागज या कुछ चीज़ रखी हुई है, उसके ऊपर ये है, तो क्या इसके पास एनर्जी है? तो है। आप उसको हटाना बेटा नीचे जाएगी, गिरेगी, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये बेटा आपके अजम्पशन होता है। कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है बेटा किसी को नहीं पता। बात है समझ में? आप बता ही नहीं सकते कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर कितनी है। तो क्या बता सकते हो?
हमें नहीं पता यहाँ पर कितनी थी, 10 जूल थी, 15 थी, 20 थी। मैंने कुछ वर्क डन किया, इसको यहाँ ले आया, जितनी थी बेटा उसमें कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पहले 10 थी, अब मान लो 20 होगी, चेंज कितने का हुआ, 10 का। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए कि इसके सरफेस पर क्या है, 0। अब इसकी कितनी बोल दूंगा मैं, 10 बोल दूंगा, क्योंकि पहले क्या मानी थी मैंने, 0 मानी थी। तो 0 कहाँ पर माननी है बेटा, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। कई बार आप आगे मोशन करोगे ना बेटा, आगे हो सकता है किसी क्वेश्चन में इस सेंटर पर 0 मान लो, सर्कल के सेंटर पर, हो सकता है यहाँ पर 0 मान लो बेटा, इस यहाँ पर आगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन जब करेंगे, तो ये एक अजम्पशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन नहीं कर सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते। असल में वो दिल की तसल्ली के लिए करते हैं बेटा हम थोड़ा सा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिफाइन। अच्छा जी, एक बात बेटा और, पोटेंशियल एनर्जी उसी फोर्स की बता सकते हो जो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की निकाल सकते हो, और किसी फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स की ही निकाल सकते हैं। फोर्स वर्क करेगी, वर्क करेगी तो बड़ा एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। आप इस सिलेबस में कौन कौन सी पढ़ोगे, कल बताएंगे एक बार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग के अंदर आप एनर्जी पढ़ोगे जिसको इलास्टिक एनर्जी बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, लिखवाई। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या है बेटा, कंजर्वेटिव। आप फ्रिक्शनल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे, फ्रिक्शन क्या है, कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आप नहीं बता सकते या नहीं निकाल सकते। कल एक ये रिजल्ट होता है बेटा असल में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये असली डेफिनेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आ जाए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, और ये क्या डेफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्क है दोनों में, ठीक है ना। तो यहां तक ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे बेटा, ठीक। इसको साथ साथ बेटा रिवाइज करते रहना।